ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। तो यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। हम तब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर ना दें, और इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते। ये किसने? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है। बदलते वक्त में कारागार सुधार, ये आप देखते हैं जेल सुधारों की बात खूब होती रहती है ना। जेलों में बढ़ती भीड़ की बात हो रही है। भारत में आधुनिक कारागार व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है या उपयोगितावाद सिद्धांतों के प्रवर्तक जर्मी बेंथम द्वारा विकसित पद्धति पर आधारित है। इसमें कैदियों को कम से कम खर्च में इस प्रकार रखने की बात कही गई जिससे ब्रिटिश हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। उस समय के विधि मंत्री ने भी महसूस किया था कि कारागार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, और इसके समानांतर सरकार ने एक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया। यानी कारागार प्रशासन के संदर्भ में सुधार के लिए किए गए प्रयासों का लगभग 200 वर्षों का इतिहास हमारे सामने है, और इसमें कारागार के लिए क्या कारगर होगा और किन उपायों को अपनाकर हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह के टॉपिक पर आपको मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। कहते हैं कि जेल में व्यक्ति दंडित होकर जाता है, दंडित होने के लिए नहीं। यह कथन प्रेरित करता है कि अब हमें जेलों के संदर्भ में ऐसा कौन से प्रयास करने चाहिए जो नवोन्वेषी हों और जिनमें यह संभावना छिपी हो। अगर इन उपायों पर गौर किया जाए तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इस तरह की लाइनों का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। पूर्व में प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे फैसले दिए जो आपराधिक न्याय प्रशासन एवं सामान्य समाज व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया, और इस प्रयास में उनकी पहल पर तैयार की गई जेल सुधार रिपोर्ट मैपिंग ऑफ प्रिजन मैनुअल 2024 भी उल्लेखनीय है। यह आवश्यकता इस बात की है कि नवंबर 2024 को अस्तित्व में आई इस सुधार रिपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो ताकि जेल के प्रति जनमानस के नकारात्मक विचारों को बदला जा सके। वहीं जिन कैदियों को तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित ढंग से रखना है और उस उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। फिलहाल जेलों में बढ़ती भीड़ सबसे बड़ी समस्या है, और इसमें बिना दोषसिद्धि के मामूली अपराधों के दोषी और गरीबी की मार झेल रहे कैदियों की संख्या अधिक है, जो अपनी जमानत नहीं करवा सकते हैं, जिसे आप देखते हैं किसी में केस में नाम आ गया और वो सालों साल तक जेल में पड़े रहते हैं। इसको लेकर चिंताएं भी जताई जाती हैं। यह समझने की कोशिश होनी चाहिए कि जेल में विचाराधीन कैदियों को कैसे अभियोजन पक्ष के साथ समझौते के लिए तैयार किया जा सकता है। जेल में जाति आधारित श्रम विभाजन को कैसे दूर किया जा सकता है। जेल में भीड़ को कम कैसे किया जाए और सजा के उद्देश्य भी पूरे हों। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कारागार के विकल्पों में विद्यमान व्यवस्था पर विश्वास में दिखाई देता है। न्यायपालिका ने तो पहले ही सामुदायिक सेवा की सजा पर विचार व्यक्त किया था, और पर वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में लगभग 6 अपराधों में इस सजा का जिक्र है। चूंकि अपराध समाज के विरुद्ध होता है, इसलिए जब अपराधी सामुदायिक सेवा करेगा तो दंड के उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त परिवीक्षा पर छोड़े जाने के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। अब अदालतें दौर में कृत्रिम मेधा की तक अपराध में सहायक हो रही हैं। ऐसे में एआई का उपयोग कारागार के विकल्प में भी तलाशा जाना चाहिए। ई प्रिजन की संकल्पना एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था को दर्शाती है जिससे भारत की सभी जेलों और उनमें रहने वाले कैदियों को कानूनी सहायता और चिकित्सा सहायता, और आप देखिए ऑनलाइन मुलाकात की व्यवस्था के साथ कैदियों द्वारा तैयार विभिन्न सामानों की सूची एक मंच पर उपलब्ध करा दी जाती है। इस व्यवस्था की मुख्य बात यह है कि इसमें अधिकारियों को इस बात की त्वरित सूचना मिल जाती है कि किस व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका और जमानत पत्र जमा न होने के कारण वह छूट नहीं पाया। ऑनलाइन आप देखेंगे सूचना उपलब्ध होना और उसका उपयोग करना न्याय को त्वरित बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस तरह ईएमपी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कैदियों की निगरानी की बात करता है। तमाम समितियों ने कैदियों के अनुपात में जेलों की संख्या कम होने की बात स्वीकार की है। विदेशों की तरह भारत में भी पहली बार मानक जेल एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2023 की धारा 39 में कहा गया है कि यदि कैदी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त पर जेल से छुट्टी पाने की अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाए
तो फिर भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब यह आवश्यक है कि विधिक संस्थाएं सभी चुनौतियों और संभावनाओं पर गहराई से विमर्श करें। वहीं जमानत के संबंध में विधि आयोग की 268वीं रपट को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन कैदियों पर नई व्यवस्था लागू करने की पहल की जा सकती है। बेकैदी कौन है और इसके आधार क्या होंगे, वह चरण कौन सा होगा, न्यूनतम सुरक्षा मानक कौन से होंगे और जिनके आधार पर इस व्यवस्था पर काम होगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें ढूंढना है। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य देशों की तरह केवल वयस्क अपराध के मामले नहीं बल्कि किशोर अपराधियों, युवा अपराधियों तक को इसके दायरे में लेने की संभावना तलाशनी होगी। प्रयोग के तौर पर कम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों पर इसका इस्तेमाल करना होगा। अभिरक्षा निगरानी की व्यवस्था के संबंध में यूरोपीय परिषद का मानना है कि जेलों में भीड़ जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती है। ऐसे में कारागार प्रशासन हो या फिर आपराधिक न्याय प्रशासन या फिर अपराधियों को दंडित करने के तौर तरीके और इनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोषी को अपने दोष के प्रति स्वीकारता और सुधार के प्रति आतुरता आवश्यक है। यदि व्यक्ति यह नहीं स्वीकार कर पाता कि उसने गलती हुई है और उसने किसी के हितों को चोट पहुंचाई है, तो सजा चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकती। और यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकार अपनी कारागार नियमावली को ऑनलाइन ई प्रेजेंट पर अपलोड करे। यह भी अनुशंसा की गई है कि ऐसे रूढ़िवादी शब्दों को हटाया जाए जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध हों। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राज्य की कारागार नियमावली में ऐसे प्रावधान ना हो और जिनमें आप देखिए जाति, लिंग या सामाजिक परिस्थिति के आधार पर विभेद को बढ़ावा मिलता हो, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति को हर काम करने का अवसर उपलब्ध हो। और इसके साथ ही कैदियों की दिहाड़ी मजदूरी को भी बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्रों का गठन, खुली जेल एवं अर्ध खुले कारागार के प्रति भी प्रशासन का रुख और उदार होना चाहिए, ताकि इसके लिए जो अहर्ता मानक है वह और ढीले और विस्तृत किए जा सके। महिलाओं को भी इस व्यवस्था के लिए पात्र माना जाना चाहिए। ऐसे गरीब कैदी को जो अपनी जमानत देने की स्थिति में नहीं है, उनकी मदद की जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को विधिक रूप से जागरूक भी किया जाना चाहिए। देखिए, यही सब तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है, इसीलिए तो कहता हूँ एक सामान्य समझ आप लोग बना के रखिएगा। सोच का फलसफा, ये बचपन से ही हम यह सुनते आए हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग कहते हैं कि समय बहुत बदल गया है, लेकिन समय वैसा ही है जैसा पहले था। साल के वही 12 महीने, दिन के वही 24 घंटे, सूरज अब भी पूर्व दिशा से निकलता है, चंद्रमा आज भी अपनी तय गति से आसमान में चलता है। प्रकृति ने अपनी लय नहीं बदली, ब्रह्मांड का संचालन यथावत है। बदलाव अगर नहीं आया तो वह हमारी सोच में और जीवन शैली में और हमारी दृष्टिकोण में। और हमारी मानसिकता आज ऐसी हो गई है कि हम अपनी असफलताओं और कठिनाइयों का उत्तर समय पर मर देते हैं। हमारी यह आदत बन चुकी है कि जब किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो हम तुरंत कह देते हैं कि अब पहले जैसा समय नहीं रहा। लेकिन सच्चाई है कि समय को दोष देकर हम अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकते। समय तो एक मौन साक्षी है जो ना किसी की प्रशंसा करता है ना आलोचना, यह केवल चलता रहता है। हर युग में समय ने किसी को महान बनाया तो किसी को नष्ट भी किया। यह सब उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और दृष्टिकोण पर निर्भर रहा है। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ तकनीक, संसाधन और अवसर पहले से कहीं अधिक हैं। बावजूद इसके लोग अधिक तनावग्रस्त हैं, अधिक असंतुष्ट हैं। और इसका कारण केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी। हमारी सोच नकारात्मकता से भर गई है, हमारी सहनशीलता में कमी आई है और हमने अपने जीवन की बागडोर दूसरों या फिर समय के हाथों में सौंप दी है। और जबकि सच्चाई है कि जीवन की दिशा और दशा हमारे ही हाथ में होती है। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा ही जीवन बनाते हैं। हमारी इस प्रवृत्ति का असर हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। जब कोई युवा प्रयास करने से पहले ही मान लेता है कि अब समय अच्छा नहीं है, और तो वह कभी पूरी तरह प्रयास ही नहीं करता है। जब कोई बुजुर्ग वर्तमान पीढ़ी की आलोचना करते हुए कहता है कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तो वह अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। समय को कोसना आसान है, लेकिन आत्ममंथन करना कठिन है। हम आसान रास्ता चुनते हैं। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही, यह समाज की सोच बन चुकी है। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग अपनी असफलता और आलस्य और कमजोरी का कारण समय को मानते हैं, लेकिन वह समय किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवसर बन जाता है। इतिहासकार ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जब विषम परिस्थितियों में भी कुछ लोगों ने असाधारण कार्य किए। उन्होंने समय को साधन नहीं माना, बल्कि साधना का माध्यम, आप देखते हैं कि साधना का माध्यम बनाया। हमें यह समझना होगा कि सोच की शुद्धता ही जीवन में सच्चा परिवर्तन ला सकती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता है,
लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का आधार बनता है। और यह तभी संभव है जब हम समय से भागे नहीं, बल्कि उसका सम्मान करें, इसका उपयोग करें। समय ना किसी के पक्ष में और ना विरोध में, वह केवल अवसर देता है हर व्यक्ति को, हर दिन को। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को क्या करते हैं। जो लोग समय को दोष देने में लगे रहते हैं वे प्रगति की राह से भटक जाते हैं। वही जो व्यक्ति समय को साधते हैं, अनुशासन में रहते हैं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हैं, वे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। और इसके लिए हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी जंग बाहरी हालात से नहीं, हमारी आंतरिक सीमाओं से है। जब तक हम अपनी सोच को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं बन सकती है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि सकारात्मक परिवर्तन केवल सोचने से नहीं आता है, बल्कि उसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मनियंत्रण चाहिए। हम खुद को उन आदतों से मुक्त करना होगा जो हमारी प्रगति में बाधा बनती है, जैसे टाल मटोल की प्रवृत्ति, दूसरों को दोष देना, निरंतर शिकायत करना। जब हम इन आदतों से ऊपर उठते हैं, तभी हम जीवन की वास्तविक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। परिवर्तन की यात्रा स्वयं से शुरू होती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज बदले, देश बदले, तो पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। अपने विचारों को ऊंचा करना होगा, अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा, हर दिन एक नई शुरुआत की तरह जीना होगा। यही वह रास्ता है जो हमें अंधकार से विकास की ओर ले जाता है। अपने बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि समय को दोष देना एक कमजोर सोच है। उन्हें यह सिखाना होगा कि परिस्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक पाया जा सकता है, अगर दृष्टिकोण सही हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वयं उस सकारात्मकता के उदाहरण बने। हमारे कर्म, हमारी ईमानदारी और हमारी जीवन शैली ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकती है। समय एक दर्पण की तरह है, वही दिखाता है जो हम हैं। और अगर हम उस सफलता, आशा और ऊर्जा देखना चाहते हैं, तो पहले हमें वह सब अपने भीतर पैदा करना होगा। समय को दोष देना छोड़कर अगर हम हर दिन अवसर की तरह देखें और अपने विचारों तथा कर्मों को उसकी दिशा में लगाएं, तो वही समय जो हमें वह अब कठिन लगता है, वही हमारी सफलता की कहानी बन सकता है। समय नहीं बदलता। अगर किसी में बदलाव की जरूरत है, तो वह हम हैं। और हमारा दृष्टिकोण, अनुशासन, हमारी कर्मनिष्ठा ही इस जीवन की असली दिशा तय करती है। यही सच्ची प्रेरणा और यही सच्चा आत्मबोध है। और मैं कहता हूं, जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, अनुशासन में रह के करिए। आप लोग, ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए आप लोग। ये चीन की चालबाजी, ये आप देख लीजिए। हमारा पड़ोसी चाइना है, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था क्या पाकिस्तान। तो भारतीय जमीन पर दावेदारी जताने की युक्तियां चीन सदा से खोजता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को वह अपना हिस्सा बताता रहा है। उसके सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघने का प्रयास करते हैं। इस वजह से कई मौकों पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है। करीब 5 वर्ष पहले उसने सैनिक गलवान घाटी में घुट आए थे और जिन्हें रोकने में खूनी संघर्ष हुआ था। तब से दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इस बीच उसने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम बदलकर यह जताने का प्रयास किया है कि भी उसका हिस्सा है। 2017 में उसने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नए नाम की सूची जारी की थी और उसके बाद 2021 में 15 स्थानों वाली दूसरी सूची और 2023 में 11 अतिरिक्त स्थानों के नाम वाली एक और सूची जारी की थी। पिछले महीने 30 स्थानों के नाम बदलकर उसने एक और सूची जारी कर दी। अब कुछ और जगहों के नाम बदल दिए गए। उसकी इस हरकत पर हर बार भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी जाती रही है, फिर भी वह अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। भारत ने फिर दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग रहा है और रहेगा। नाम बदल देने से कोई जगह किसी और की नहीं हो जाती। और मगर हालांकि भारत और चीन की सीमा रेखा बहुत पहले से चिन्हित है, मगर चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उसे मानने से इनकार करता है। भारत के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से वह चोरी छिपे और चालबाजी से घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। इस नीति के तहत वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बनाकर पुलों, सड़कों, व्यवसायिक केंद्रों आदि का निर्माण कर भारत की सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश करता रहा है। मगर भारत की सामरिक शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ के चलते उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया और तब भी चीन उसके समर्थन में उतर आया। भारत ने जब भी पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डलवाने का प्रयास किया तो चीन संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो का प्रयोग कर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, जबकि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का समर्थन करती है। देखिए, अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात होती है
और जिसमें 5 जो मेंबर हैं ना, कौन कौन से हैं चलिए आप लोग बताइए। उनके पास विशेष पावर है, अगर उनमें से एक भी उस प्रस्ताव के विरोध में चला जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। चीन अच्छी तरह जानता है कि केवल जगहों के नाम बदल देने से वह इलाका उसका नहीं हो जाएगा, मगर फिर भी इस तरह की हरकतें करके वह समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे स्वीकार कर लेगा। पिछले ओलंपिक के समय अरुणाचल प्रदेश की 2 खिलाड़ियों को इसलिए उसने प्रवेश से रोक दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के किसी दस्तावेज पर भारत का नाम वह सरकार स्वीकार नहीं करता। कुछ मौका पर तो वह अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में शामिल कर दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर चुका है वह उसका इलाका है, मगर भारत की तरफ से मिले सख्त प्रतिरोध की वजह से उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। दरअसल भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत चीनी को चुभती रही है, इसलिए वह चोरी, चालाकी और चालबाजी से भारत को कमजोर करने की चाल चलता रहता है। विचित्र यह है कि वह सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात तो करता है, पर इसके लिए कोई गंभीर पहल कभी नहीं करता है। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से, ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। इसलिए आप देखिए 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, 20 फरवरी 1987 में राज्य बनाया था। और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये समानता का सवाल, ये सेना में स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित करने में भारत की प्रगति धीमी रही है। बावजूद इसके महिलाएं तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सेना के तीनों अंगों में अपनी जगह बना रही हैं और धीरे धीरे अग्रणी भूमिका भी देखने लगी है, मगर यह संख्या अब भी संतोषजनक नहीं है। पुरुषों के मुकाबले जिस अनुपात में महिलाओं को सेना में अवसर मिलना चाहिए वह उस पर प्रयास सवाल उठते रहे। कोई दो राय नहीं है कि जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो सैन्य बलों में उनकी प्रतिभागिता पर्याप्त रूप से क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। अभी सेना में महिलाओं की उपस्थिति कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने उचित ही सवाल किया कि जब महिलाएं रफाल उड़ा सकती हैं तो सेना की कानूनी शाखा में उनकी संख्या सीमित क्यों है, वे शीर्ष पदों पर क्यों नहीं नियुक्त हो सकती हैं। स्थायी कमीशन के लिए भी सेना में कार्यरत महिलाओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा था और अपने अधिकारों के लिए उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तब शीर्ष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद सेना में उच्च पदों पर उनके पहुंचने का रास्ता खोला था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। स्त्री पुरुष समानता के सवाल पर अदालतें सरकार को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत देती रही हैं। महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाते समय भी जब अदालत ने सरकार को टोका था तो उसका कहना था कि रक्षा बलों में पुरुष अभी महिला अधिकारियों की कमान स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित नहीं हो पाए, मगर अब तो अग्रिम मोर्चे पर महिलाएं कई अहम भूमिका निभा लगी हैं। सीमित संख्या में सही, अगर महिलाएं युद्धक विमान उड़ाने के काबिल हो गईं तो क्या पुरुष वर्चस्व की मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। सेना की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उन्हें युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं तैनात किया जाना चाहिए। आज सेना की सभी चिकित्सा सेवाओं की नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। बाकी सेवाओं में अभी अग्रणी भूमिका में से उन्हें क्या वंचित रखा जाए। और इस तरह से आप देखेंगे ये है आपके संपादकीय पाठ का आज का कवर। कहानी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता करिएगा। धन्यवाद।